नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम शक्ति में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है समाज में नारी का उत्तरदायित्व, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अंजू शर्मा, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश शिमला से रिटायर्ड प्रिंसिपल कम ओएसटी कॉलेजेस हैं और आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में बतौर फेलो ये कार्यरत हैं। तो डॉक्टर अंजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। तो अंजू जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो नारी है, देखिए जैसा कि हमारे कार्यक्रम का विषय भी है, तो नारी का क्या स्थान है, किस रूप में जानी जाती है आज की परिस्थिति में नारी? देखो, मैं सबसे पहले प्रकृति जी आपको बताऊंगी कि नारी इज़ नॉट अ सेपरेट स्पीशी फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, दिस टू मच ऑफ मेन एंड वुमेन थिंग हैज़ बीन डन अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए समाज में यही कहा जाता है कि ये लड़की है, ये काम नहीं कर पाएगी, ये लड़का है तो ये कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए, देखिए ना, जैसे सिंपल सी चीज़ है, जैसे ड्राइविंग को लेकर, लड़की गाड़ी चला रही है तो पता नहीं बड़ी अनोखी सी बात हो गई कि अरे लड़की गाड़ी चला रही है ये तो, लेकिन पुरुष गाड़ी चला रहा है तो नॉर्मल सी बात है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई जो नारी है वो भी एक इंसान है और पुरुषों के समान ही है, और एक सिंपल सा देखो बायोलॉजिकल डिफरेंस है जी, और उस चीज़ को हम लेडीज़ एडमायर करती हैं जी, और ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है टू सर्व अ सर्टेन पर्पस, दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर जी। और आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि वैसे भी मोर या सॉलिड मसल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड सम ब्रेन टू डू समथिंग। जी, तो नारी को कभी भी सेपरेट स्पीशी ना माना जाए। जी बिल्कुल। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि भारत के उसमें नारी का क्या स्थान है, तो भारत के उसमें नारी का बहुत ऊंचा स्थान है। जी। हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें बोला गया है कि नारी का जहाँ पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जी। और वैदिक काल में तो नारी का जो है हमारे भारतीय समाज में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उस समय नारी को जो है लक्ष्मी का रूप माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, उसे यज्ञ और अनुष्ठानों में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे समय चलता रहा, नारी के परिस्थितियों में डिफरेंस आता रहा। जी। अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो उस समय नारी की दशा एकदम से बहुत दयनीय हो गई। इसे हम काला युग भी कह सकते हैं, बिकॉज पर्दा प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गया, उससे शिक्षा से वंचित किया जाने लगा, उसका शोषण होने लगा। जी। तो जैसे समय की रफ्तार बदलती रही, एक रियलाइजेशन का गुण नारी के अंदर आता गया। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो है हम देखते हैं कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी नहीं है। वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ कार्य कर रही है, बी एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, आर्मी हो, टेक्नोलॉजी हो, एयरफोर्स हो, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में नारी का जो है कार्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व किसी से कम नहीं देखा जा रहा। जी। और थोड़ा सा समाज के प्रति भी, नेचर के प्रति भी आप देखेंगे कि नारी को हमेशा एक अच्छा सा फैसिलिटेट ही किया गया है। जी। अब सबसे बड़ा कर्तव्य हम बच्चों को मानते हैं, तो नारी को अब जो चाइल्ड बेयरिंग रोल है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। पहले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, आजकल जो है 1 या 2 बच्चों से ही वो अपने घर को, परिवार को अच्छा चलाती हैं। इकोनॉमिकली भी वो इस अपने समाज के साथ जुड़ जाती हैं, एजुकेशन की तरफ से भी, और खुद भी नारी तर्क है। मतलब कहने का है कि नारी में अब आज के युग में वो सक्षम बन गई है, उसको पता है कि उसको अपने ज़िंदगी के फैसले कैसे लेने हैं। जी। सरकार की तरफ से भी एजुकेशन में बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जी। पुराने टाइम में देखें तो एजुकेशन के लिए एक लड़की को बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर हम हिमाचल की बात करें, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट भी जब मैं कार्यरत थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं देखती थी कि इस समय भी 77,000 के करीब कॉलेज लेवल में गर्ल्स पढ़ती हैं और 72,000 के करीब जो बॉयज़ पढ़ते हैं। जी। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जो 2020 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली देखो 1043 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में और 42,000 के करीब जो हैं कॉलेजेस हैं, 11,000 समथिंग के करीब जो है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है। जी। और जिसमें से
प्योरली 17 यूनिवर्सिटीज़ तो गर्ल्स के लिए ही बनाई गई हैं। अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेडीज़ जो है बाहर आकर कार्य करना चाहती हैं, अपनी फैमिली के लिए वो हेल्प करना चाहती हैं और धीरे धीरे समाज में एक बहुत ही अच्छा अपना स्थान बना रही हैं। जी, तो देखिए आपने ये बात की कि जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिला के आगे चल रही हैं। तो जो भारतीय महिलाएं हैं उनका हमारे समाज में कर्तव्य क्या है और वो क्या योगदान देकर जाती हैं हमारे समाज को? देखो प्रकृति जी, जब एक महिला नारी शब्द आता है ना, तो नारी के अनेक रूप हैं। बहन है, बेटी है, पत्नी है, सिस्टर इन लॉ है। इन सब कर्तव्यों के साथ साथ एक जो बखूबी नारी अपना चीज़ को निभाती है वो है नारी का कि विमेन एक्ट्स लाइक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर होल फैमिली, बीट बी अ हस्बैंड, बीट बी अ चिल्ड्रन, बीट बी एनी फैमिली मेम्बर। और इसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है, बिकॉज विमेन वर्क लॉन्गर आवर्स देन मैन इन अ डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम कोई भी डाटा उठा ले, यूएनडीपी का डाटा उठाएं, हम जो है नेशनल सैंपल सर्विस उठाएं, तो इस बात का प्रूफ दिया गया है कि किस तरह से नारी के जो वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो ये नेचर का लॉ है कि हम उसमें एक्सपर्टाइज बन जाते हैं। जी, तो जो नारी का है देयर इज़ ए सॉलिड रीजन, और उसके अलावा शी क्रिएट्स ए नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर हर मेल काउंटरपार्ट टू थिंक सो मच अबाउट द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द फैमिली। और इस इकोनॉमिक अपलिफ्ट की वजह से जब किसी भी घर की आमदनी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, एक संतुष्टि की भावना आ जाती है, बिकॉज सबको अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें वक्त मिलने लगता है। जी। और अगर हम नारी के रूप में ये देखें कि वो कैसे घर परिवार चला रही है, तो नारी ऑलवेज प्रिपेयर ए सरप्लस बजट। उसकी ज़िंदगी में जैसे गवर्नमेंट का रहता है ना डेफिसिट बजट, अभी विधानसभा में हमने देखा है, तो नारी कभी डेफिसिट बजट नहीं बना पाती जी। और वो जो है अपने बजट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है और सो जुडिशियली उसका होता है, और डिफरेंट हेड्स में बीच भी है नेसेसिटीज़ देख लेती है क्या है, वो कंफर्ट्स देखती है लाइफ के क्या है, लग्जूरियस देखती है, और इस तरह से अपने बजट को डिवाइड करती है। जी। तो शी ऑर्गेनाइज द होम इन एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इट्स फैमिली इन सच ए वे that each member of his family will get proper food, proper care, and adequate time for sleeping and sufficient arrangements for everything. जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो नारी होती है एक परिवार में कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस और फैसिलिटीज लेकर आती है, सक्षम ऑटोमेटिकली है उसमें। जी। जैसे बिकॉज जब भी घर की बात करते हैं तो हम घर को एक मंदिर बोला है इतिहास में भी, और वैसे भी मंदिर है ये एक। जी। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का रोल है। इफ मेल प्रोवाइड्स टेम्पल, अगर हम ऐसे मान ले, देन फीमेल प्रोवाइड्स एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट एंड गुड फील, कंफर्ट्स। इसीलिए ये समाज बहुत अच्छे ढंग से नर और नारी दोनों के साथ चलता है। जी। तो अभी देखिए हमने बात की कि जो घर होता है वो नर और नारी दोनों के ही समागम से आगे चलता है। तो जैसे आपने अभी हमें बताया कि नारी की जो स्थितियां हैं वो समय के साथ आगे चलते चलते दयनीय होती गई, डिटीरियोरेट होती गई है, और जो स्तर है वो नीचे गिरता गया। तो उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए, या कह लीजिए कि नारी को ऊपर उठाने के लिए, नारी के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सुनने में भी आता है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये विमेन एम्पावरमेंट है और ये किस तरह से हो रही है, किस तरह से समझा जाए इसको? देखो प्रकृति जी, विमेन एम्पावरमेंट जो ये एक शब्द है, ये शब्द जो है ये प्री कंडीशन है। अगर हम अपने जो है डिफरेंट टारगेट, SDGs के टारगेट को करें, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए सस्टेन डेवलपमेंट
जो हमारे टारगेट्स बने हैं, जैसे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, जी। इक्वालिटी लानी है, अच्छी हेल्थ करनी है, अच्छी एजुकेशन करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो विमेन एम्पावरमेंट एक फंडामेंटल स्टेप है। जी जैसे अगर मैं इसको कहूँ कि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता, जी एजुकेशन अगर हम देते हैं तो उसके दो पहलू आ जाते हैं एकदम से। एक पहलू आ गया कि फीमेल को जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हो गए, दूसरी फीमेल जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरह जाती है। जी। तो जब ये दोनों पहलू मिलते हैं तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है, और उस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को ही हम विमेन एम्पावरमेंट के नाम से कह देते हैं। जी। लेकिन शॉकिंग बात मुझे ये लगती है, जो आपने भी पूछा, सरकार पॉलिसीज चलाते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी नारी सब रोलों को अदा करती है। जी। फिर भी नारी सरकार को ऐसी योजनाएं चलानी पड़ती हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। अब बेटी बचाओ, हमारे समाज में क्यों हमें ऐसा महसूस हुआ कि बेटी को बचाना चाहिए? जी। क्योंकि इस बात को मैं कहना चाह रही हूँ कि एक तो हम ज़्यादा समय काम भी करते हैं, ऊपर से बेटी को जन्म लेने से ही उसको जो है एक बायस्ड फीलिंग आ जाती है। जी। अगर मैं फीमेल फिटिसाइज की बात करूं, या जब हमारे यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता था या नेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता था, और गवर्नमेंट ने जो है PNDT एक्ट 1994 में लागू किया, जी। तो उसका मेन कॉज ही था कि रेशो में डिफरेंस आता जा रहा था। जी। अगर हिमाचल के संदर्भ में बोले तो बहुत अच्छी बात है, हम हिमाचली नारी को इस बात पे गर्व भी है कि अगर हम 2021 के जो भी सेंसस हैं उसमें हमारे 974 फीमेल है जी, एज कंपेयर टू द 1000 मेल्स, जिसे हम फीमेल की पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये नेशनल जो डाटा है उससे बहुत अच्छा है। नेशनल में जो है हमारे 940 हैं जी, और हमारी फिगर जो उससे काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी जब मेल और फीमेल की संख्या ही कम होती जाएगी तो उससे हमारे समाज की जो है एक बैलेंस्ड सोसाइटी नहीं रह जाती। जी, बैलेंस सोसाइटी बनाने के लिए जो ये मेल रेशो रहती है ये ऑलमोस्ट बराबर की तरह रहनी चाहिए। जी, जी। और जब ये रेशो में डिस्टर्बेंस आता है तो सरकार ने सोचा कि अब बेटी को बचाना तो बहुत मुश्किल है। लोगों के इस बात में दिमाग में डालना कि बेटी को जन्म लेने का पूरा अधिकार है, उसके अंदर एक स्टार्टिंग से ही बैड फीलिंग ना आए। हमारे अभी जो हमने देखो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, जी, उसका अगर हम थीम देखें तो ब्रेक द बाइस उन्होंने बोला है। रीज़न ये है कि सब कुछ होने के बावजूद विमेन सक्षम हो गई है, अपने फैसले लेने के लायक हो गई है। फिर भी जब एक छोटा सा बच्चा अभी कोख में ही होता है तो एक बायस्ड फीलिंग होने लग जाती है मदर को कि ओहो बेटा होगा या बेटी होगी, बिकॉज समाज उसको ऐसे सोचने के लिए मजबूर करता है। जी, जी। और एक एजुकेटेड लेडी भी चाहे शो करती रहे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसकी प्रेगनेंसी को लेकर उसके फैमिली मेम्बर्स चाहे बोलेंगे नहीं सही, लेकिन कुछ चीज़ें हम आँख की लैंग्वेज से ज़्यादा समझते हैं और उस चीज़ को वो महसूस करने लगती है। जी। तो सरकार ने तो रादर मैं सरकार सभी औरतों को मानूंगी कि सरकार के प्रति हमें बहुत धन्यवादी होना चाहिए। इतनी ज़्यादा सरकार के द्वारा हमें दी गई फैसिलिटीज़ हैं और नई नई तरह की योजनाएं बना दी हैं। जैसे अभी मैं बात करूंगी उज्ज्वला योजना की, स्मोक फ्री लाइफ दे दी है लेडीज़ के लिए। अब किचन में काम करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मातृवंदना योजना बनाई है जिसमें क्रेडिट बेनिफिट ट्रांसफ़र है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, लैक्टेंट लेडी के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना बनाई है गर्ल चाइल्ड के लिए। हायर एजुकेशन की भी आजकल गर्ल्स को जाने को चांस मिलता है। जनधन योजना है, वर्किंग विमेन हॉस्टल हैं, सुधार घर हैं, मैटर्निटी बेनिफिट्स हैं, कौशल विकास योजनाएं हैं, वन स्टॉप सेंटर है। तो देयर इज़ एन नंबर ऑफ लिस्ट। मैंने तो बहुत कम योजनाओं की बात की है। जी। सरकार जो है पूरा अपना जोर लगा रही है कि जो दूसरा पहिया है गाड़ी का उसको डगमगाने ना दिया जाए। नारी खुद भी कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से भी पूरी सपोर्ट मिल रही है, और ये हमारा समाज जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें आती रहेगी जब नर और नारी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ जी। तो देखिए आपने कहा अंजू जी कि एक संतुलित समाज होना चाहिए, और संतुलित समाज के लिए जो सेक्स रेशो है वो भी संतुलित रहना चाहिए।
तो संतुलित समाज के लिए या फिर कह लीजिए कि संतुलित समाज को बनाने के लिए क्या क्या सुझाव आपको लगता है कि इस तरह का कुछ कोशिशें होनी चाहिए कि समाज संतुलित रहे? क्या सुझाव देंगी आप? देखो, जहाँ तक सुझाव की बात है, बैलेंस्ड चाहे समाज हो, इकोनॉमी हो, बैलेंस्ड चीज़ें हमेशा ग्रोथ की तरफ जाती हैं। जी। तो अगर हम इन चीज़ों में, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ समझती हूँ कि इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस जो है, अगर मैंडेटरी कर दी जाए, हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो उससे मेल और फीमेल की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फीमेल को कंपेरेटिवली इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज एक जननी है जी। अपने जीवन काल में जो जब वो जन्म देती है, उसको कई बारी जो है मेडिकल केयर की कंपेरेटिवली ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का जो है मैंडेटरी हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंसेप्ट आ जाएगा हमारी लाइफ में और आगे बढ़ने में ये चीज़ बहुत मदद करेगी जी। इसके अलावा जो है एजुकेशन में भी गैप कम होना चाहिए। इस समय अगर मैं 2000 इसकी 21 की सेंसस की बात करूं तो हमारी एजुकेशन 74.4% लिटरेसी रेट है और इसमें फीमेल का है 65% के करीब और मेल का है 85। तो मुझे जेंडर डिस्पैरिटी दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 17% की, जबकि पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो 1% से भी कम पॉपुलेशन में डिफरेंस है जी। 51 के करीब जो है मेल है और 49 पॉइंट समथिंग के करीब फीमेल है जी। तो लिटरेसी में ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट यूज़र में भी जो है डिस्पैरिटी नज़र आ रही है। मेल अर्बन एरियाज में जो 57% इंटरनेट यूज़र है जी। और फीमेल जो है 43% है। अगर रूरल की बात करें तो वहाँ भी डिस्पैरिटी नज़र आती है, 58% मेल हैं और 42% जो है फीमेल हैं। तो इंडिया में जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, टोटल पॉपुलेशन का देखो समृति जी, अबाउट जो है 40 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ है जी। और विमेन की जो संख्या है जस्ट 12.5 करोड़ है। तो हर 4 आदमियों के पीछे एक औरत जो है कार्य कर रही है जी। ऐसा नहीं है औरतों में काम करने की क्षमता नहीं है जी। फॉर्मल सेक्टर्स में अभी भी लेडीज़ को आगे निकलने के लिए छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, उसको पहले अपने घर में ही लड़ाई करनी पड़ रही है जी। उसके अपने मेल काउंटर पार्ट है, पहले उसको समझाना पड़ रहा है, फिर वो आगे सोसाइटी में जाती है, फिर अपना स्टैंड लेती है। तो डबल बर्डन के साथ साथ उसे डबल वर्क भी करती है, अपनी खुशी से करती है, लेकिन वो समाज से ऐसा चाहती है कि उसको जो है आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ ये भी देखा जाए कि उसमें क्षमता है, वो सक्षम है, ज़िंदगी को चला सकती है, ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती है, वो तभी आगे बढ़ सकती है। थोड़ी बहुत फैमिली की, समाज की, कंट्री की सपोर्ट तो चाहिए। और वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया, उसके वर्किंग आवर्स भी इसलिए मेल की अपेक्षा थ्रू आउट द वर्ल्ड ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उसे अपने ऑफिस में भी काम करना पड़ता है और घर का भी काम करना पड़ता है। जी। तो अंजू जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में कि आपने सबसे पहले तो उपलब्धियों के बारे में आपकी जानते हैं कि आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। उपलब्धियां को मैं सेटिस्फेक्शन वर्ड से बोलूँगी जी कि स्टार्टिंग से ही है, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था और मेरे फ्रेंड सर्कल में जब हम ग्रेजुएशन लेवल में चाहते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं और यूजुअली बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स बड़ा टफ सब्जेक्ट है, मेल सब्जेक्ट है, उसमें गर्ल्स कम होती थी। तो मुझे आज भी याद है RKMV कॉलेज में तो सिर्फ गर्ल्स का ही होता था जी। तो वहाँ पर हमें एक ऐसी फीलिंग नहीं आई कि इकोनॉमिक्स जो है मेल डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है और वहाँ पर से मैंने जो है इकोनॉमिक्स को अपना ज़िंदगी का मेन सब्जेक्ट माना और जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँची तो वहाँ मुझे डिस्पैरिटी नज़र आ गई। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हम गर्ल्स जो हैं 40 की सीट्स होती थी और हम 12 या 13 लड़कियाँ थी और ज़्यादा उसमें लड़के ही होते थे जी। और उसके बाद जो है मैंने MA किया, MPhil किया,
फिर हिमाचल एजुकेशन को जो है पिछले 28 साल से मैं सर्व कर रही हूँ। मैंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा जो है मैं माँ सरस्वती की अपने ऊपर बहुत देन समझती हूँ। अपने टीचर्स को आज भी अगर मैं याद करूँ, इवन रिटायरमेंट के बाद भी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत एक सही रास्ता दिखाया और उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आए। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने भी एज बीइंग अ टीचर मैंने हमेशा स्टूडेंट्स का साथ दिया। कभी स्ट्राइक भी होती थी या बच्चे कहते थे क्लास में, मुझे आज भी याद है कि नहीं पढ़ना है, तो मैं उनको पहले पढ़ने का एक माहौल बनाती थी। करंट न्यूज़ उनके साथ डिस्कस करती थी या विमेन से रिलेटेड उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती थी वो मैं उससे डिस्कस करती थी। और एडमिशन टाइम में गर्ल्स को ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट लीजिए, बिकॉज उससे हमें लाइफ का जीने का सहारा मिलता है। हम हर चीज़ को मजरिंग रॉड की तरह काम करने लग जाते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी ज़िंदगी चला सकते हैं। और मुझे कई कंट्रीज़ में भी अपने पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला। मैंने बैंकॉक में केसम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में किया है, मलेशिया में किया, और उसके अलावा मैंने जो है बैंकॉक में भी किया है और थाईलैंड में भी किया है। अभी 2020 में जब कोविड टाइम में ही मैं ताइवान में थी, वहाँ हमारा पेपर प्रेजेंटेशन था। तो ज़िंदगी में जो है एक जीने की उम्मीद, कुछ करने की उम्मीद। और डायरेक्टरेट में जब मैंने प्रिंसिपल बनने के बाद 3 साल तक यहाँ सर्व किया, तो मुझे भारत स्काउट्स एंड गाइड की, हिमाचल की स्टेट कमिश्नर गाइड का नेतृत्व भी मैंने निभाया। तो मुझे छोटी लड़की से लेकर 80 साल तक की जो मेरे भारत स्काउट्स एंड गाइड के मेंबर्स थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो इसका श्रेय मैं, पढ़ाई का श्रेय तो मैं नो डाउट अबाउट इट अपने पेरेंट्स को देती हूँ। जी बिल्कुल। मेरे मदर की स्पेशली इच्छा थी कि देखो शादी हो गई है लेकिन तुम पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और मैंने जो है बाद में पीएचडी की। और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। हमेशा से उन्होंने मेरी किसी भी कार्य को, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्शन का भी बहुत शौक है। जी। घर अपना बना रही हूँ या मैं अपनी फ्रेंड मेरी किसी सर्कल का घर बन रहा हूँ, तो मैंने उन्हें हमेशा इस बात से गाइड किया कि क्या बनना है, कैसे बनाना है, ग्रीन एरिया कौन सा है, कहाँ से सैंक्शन हो सकता है, कॉरपोरेशन से हमें कैसे सैंक्शंस मिलेंगी। तो इस तरह से ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स में मुझे काम कराने का या आम लोगों का साथ देने का, आज भी मेरे घर मुझे याद है बहुत लोग आते हैं कहीं कि मैडम इस तरह की एप्लीकेशन लिख दो, ये करना है। तो मैं उस समय ना तो वक्त देखती हूँ और ना मैं अपना काम देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करना। जी, और ये एक नारी की खासियत होती है कि वो मदद के लिए कभी भी इनकार नहीं करती है। तो बहुत बहुत बधाई आपकी उपलब्धियों के लिए, और एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है आपका, और आपका ये व्यक्तित्व हम चाहेंगे कि ऐसे ही बना रहे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अंजू जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सफ़र आपका कैसा रहा, और आपको समाज से किस तरह का कोऑपरेशन मिला, या फिर किस तरह की समस्याओं का आपने सामना किया है इस स्तर तक पहुंचने के लिए? देखो, लाइफ को मैंने हमेशा एंजॉय किया है, टू बी वेरी फ्रैंक। जी, मैंने कभी चैलेंज नहीं लिया किसी चीज़ का। मैंने चैलेंज वर्ड को समझा ही नहीं कि ये चैलेंज है, बिकॉज चैलेंज क्या होता है, इट मेक्स मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, और कॉन्फिडेंट बनता है उनसे। जी, तो मेरे लिए ज़िंदगी का सफ़र धीरे धीरे, अगर मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कंफर्टेबल था। मुझे ज़िंदगी जीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं कभी आई। नौकरी में भी हिमाचल के कई दूर दराज क्षेत्रों में भी सर्व किया है। मैंने किन्नौर में भी सर्व किया है, ऊना में भी सर्व किया है, और शिमला में भी काफ़ी टाइम निकाला है। तो जो स्टूडेंट्स के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी वो आज तक भी बनी रही। जी, आज रिटायर होने के बावजूद भी मैं देखती हूँ, अभी पीछे जो है जब 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है, तो मुझे याद नहीं था कि इन बच्चों को मैंने कब पढ़ाया है, क्या पढ़ाया। इतने अनअकाउंटेड मैसेजेस और फ़ोन आए मुझे, तो वो मुझे लग रहा था ये मेरी लाइफ की रियल इन्वेस्टमेंट है। जी, कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ पहुँचे हैं। हर एक बच्चे का
टीचर को देखो समृति जी, याद नहीं रहता कि उसके कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो है टीचर को देखते ही एकदम से समझ आता है। और जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते समय जब उसकी पीठ पे हाथ रख के उसके साथ आई कांटेक्ट करती है ना, तो बच्चा रियलिटी को सामने लाता है। और एक टीचर का उद्देश्य यही है कि जब वो बच्चों को पढ़ाती है तो बीइंग अ टीचर ना पढ़ाए, बीइंग अ मदर उनको देखे, बीइंग अ केयरिंग देखे। बिकॉज इस समाज में बच्चे का उद्देश्य और टीचर का उद्देश्य एक ही होता है। जी। टीचर भी चाहता है उसका बच्चा उससे जो जिसने पढ़ाई की है वो उससे आगे निकले, और वही टीचर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वही उसकी रियल इन्वेस्टमेंट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि जो मुझे इस नेचर ने, इस समाज ने, इस सरकार ने, जिस परिवार ने दिया है, अब मेरा टाइम रिटायरमेंट के बाद उसे वापस लौटाने का है। जी। तो मैं नेचर के प्रति भी बहुत प्यार रखती हूँ, मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक़ है। सड़क पे भी कई बार मैं चलती हुई देख लेती हूँ, अगर कोई चीज़ ऐसे पड़ी हो तो उसको मैं उठा के, स्पेशली केले का छिलका या ऐसी कोई चीज़ हो जी। तो पता नहीं मेरी क्यों ज़्यादा नज़र जाती है। मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें आ जाए हमारे समाज में। अगर हर नारी, हर व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझेगा तो एक अच्छे से एनवायरनमेंट के साथ, एक अच्छे से वातावरण के साथ हम अपनी इकोनॉमिक भी, मेंटली, फिजिकली सब तरह की ग्रोथ कर सकते। जी। अंजू जी, अब हम आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारी नारी को? देखो, मैं एक संदेश अपने दिल से देना चाहती हूँ जी कि वी डू नॉट वरी अबाउट चैलेंजेस। चैलेंजेस मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कंफर्टेबल। टेक इट दैट वे। We are quite capable of handling stress and we are very good managers also. अगर हम ज़्यादा इकोनॉमी की बात करते रहेंगे और ऐसा सोचेंगे मनी इज़ ओनली द मेजरिंग रॉड समाज में, तो ये समाज है ना ज़्यादा मेल टाइप का बन जाएगा। जी। एंड बिकॉज देयर विल बी नो रूम फॉर फेमिनिज्म। जी। देयर मे बी अ वुमेन बट surrendered their feminism, which should not be there. जी। एक औरत को औरत की तरह कार्य करके उसमें समाज में पूरा मान और इज्जत, मेल की तरह नहीं है। मतलब a lady should work like a lady with a full blown feminism in the nature. तो अंजू जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आप देख रहे थे कार्यक्रम शक्ति और हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंजू शर्मा से, और हमारे कार्यक्रम का विषय था समाज में नारी के उत्तरदायित्व। तो आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।